नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये है कराची वाला पोर्शन जो सिंध को कैसे एनेक्स किया गया ये और हम पंजाब को कैसे एनेक्स किया गया ये दो टॉपिक्स हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका ऑलमोस्ट कंट्रोल इन सारे एरिया पे हो चुका है। नीचे मराठा वराठा मैसूर वसूर सब खत्म हो चुके हैं। अब बचा कौन है, एक इधर नेपाल बचा हुआ है, इधर पंजाब वाला क्षेत्र बचा हुआ है। तो इन पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कंट्रोल करती है, हम उस बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो जो सिंध वाला रीजन है, सिंध वाले रीजन में ऑलरेडी जो सरकार थी वो उसे क्या बोलते हैं, वहाँ की जो लोकल सरकार थी उसने ऑलरेडी फरमान दे रखा था 1630 से ही इनको ट्रेड करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे ट्रेड कर सकती थी। 18th सेंचुरी में क्या होता है, कलोरा नाम की डायनेस्टी आती है, कलोरा चीफ का वहाँ पे राज हो जाता है सिंध में। ठीक है, 1758 में आते 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 ईस्ट इंडिया कंपनी एक फैक्ट्री बना लेती है। थाटा नाम की एक जगह है सिंध में, वहाँ पे। सिंध अभी पाकिस्तान में है, जिसमें कराची नाम का बड़ा फेमस शहर है। 1761 से 1775 के बीच में क्या होता है, जो दूसरी यूरोपियन पावर है, पुर्तगाली हैं, डच हैं, इन सबको स्टे अवे कर दिया जाता है सिंध प्रांत से, क्योंकि फरमान केवल ब्रिटिशर्स के पास होता है। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने डिप्लोमेसी से सिंध को जीत लिया था। 1775 के आते आते 1775 में क्या होता है, कलोरा चीफ एक नए चीफ बनते हैं जो कि कलोरा डायनेस्टी को लीड कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है सरफराज खान। ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी फैक्ट्रियों को शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं एकदम से। लेकिन 1770 में एक अजीब घटना होती है। ये वाला जो एरिया है बलूचिस्तान, यहाँ से बलोच आते हैं, बलोच ट्राइब्स के तरपुरा से कुछ लोग आते हैं और वो सिंध को आके अनेक्स कर लेते हैं, सिंध पे कब्जा कर लेते हैं। ये असल में चार भाई होते हैं, इनको चार तलपुरा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, चार यार के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्या करते हैं, सिंध को चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं आपस में। और इनको बेसिकली वहाँ अमीर ऑफ सिंध कहा जाता है। इनको अमीर कहा जाता है वहाँ के। ये अमीर है, अमीर का मतलब अमीर का मतलब अमीर नहीं, पैसे से अमीर नहीं। ये उन एक पदवी टाइप थी। इन चारों भाइयों को अमीर के नाम से जाना जाता है, जिनका सिंध पे कब्जा हो जाता है। ये एक तरीके से वसाल होते हैं अफगान दुर्रानी के, दुर्रानी अहमद साहब दाली, उसी के अंडर में ये चारों भाई आ रहे होते हैं, उसी के अंडर में होते हैं चारों भाई। और इनका एक तरीके से कब्जा हो जाता है सिंध वाले पोर्शन पे। और 1799 में नेपोलियन का थ्रेट होता है, क्योंकि आपको याद होगा, मैंने लास्ट सेक्शन में पढ़ा है कि टीपू कई बार चिट्ठियां भेज चुका होता है नेपोलियन को। हालांकि ये विजिट कभी हो ही नहीं पाई, क्योंकि ये अलग अपना मिशन में बिजी था और टीपू सुल्तान इधर मार दिया जाता है। तो ये तो कभी अलायंस हो ही नहीं पाया, लेकिन एक तरीका सा थ्रेट था अंग्रेजों के लिए। 1800 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एजेंट है वो उसको सिंध से भगा दिया जाता है। 1807 में क्या होता है, ट्रीटी होती है तिलसित। तिलसित यूरोप में एक जगह है, जो कि उसे क्या बोलते हैं, ट्रीटी होती है फ्रांस और बेसिकली रशिया के बीच। जार रशिया, जार निकोलस के अधीन था उस टाइम पे। जार जो हुआ करते थे, उनकी सरकार थी वहाँ पे। तो रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था। जब रशिया और फ्रांस के बीच में ट्रीटी हो जाती तो एक और बड़ा थ्रेट बन जाता है ब्रिटिश इंडिया के लिए। अंग्रेजों को लगता है कि यार ये तो बहुत खतरे की बात है, क्योंकि कभी भी रशिया और फ्रांस मिलकर अफगानिस्तान की साइड से हम इन्वेड कर सकते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पे अटैक कर दें। और ये एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है, अंग्रेजों के सर पे मंडराता रहता है। और ये खतरा आगे 100 सालों तक बना रहा ब्रिटिश इंडिया में। तो उस टाइम पे जो गवर्नर थे मिंटो, उन्होंने डेलीगेशन भेजी। एक मेटाकैफे करके थे उन सिख एम्पायर के पास लाहौर में, और एल्फिंस्टन को दुर्रानी किंगडम में भेजा, काबुल में। और उसे क्या बोलते हैं, मैलकॉम जो थे उनको पर्सिया भेजा गया, तेहरान। और निकोलस स्मिथ को भेजा गया सिंध। ये डेलीगेशन भेजी गई कि ठीक है चलो मिलके बात करते हैं। और ये बेसिकली इसीलिए भेजे गए थे डेलीगेशन, कि इनको समझाया जा सके कि कहीं आप लोग रशिया का साथ मत दे देना या फ्रांस का साथ मत दे देना, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, वो लोग अटैक कर सकते हैं। और इस थ्रेट को से बचने के लिए सिख एम्पायर को लाहौर में, दुर्रानी एम्पायर को काबुल में, तेहरान में पर्सियन एम्पायर को, और सिंध में उसे क्या बोलते हैं, जो ये अमीस थे, इनको समझाने के लिए एक डेलीगेशन भेजा जाता है कि भाई जरा ध्यान रखना, इधर से कभी भी अटैक हो सकता है। इसलिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेलीगेशन में इन लोगों को भेजा और उनको समझाने का काम किया। तो 1807 में क्या होता है, अमीर जो होते हैं सिंध के, वो एक टीटी साइन, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप। एटर्नल फ्रेंडशिप का नाम का मतलब होता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, वैसे टाइप एक ट्रीटी साइन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसमें प्रॉमिस करते हैं कि फ्रेंच को जो है हम दूर रखेंगे। और इसके चलते क्या होता है, एजेंट एक्सचेंज होते हैं दोनों के बीच में। 1820 में फिर से टीटी रिन्यू करी जाती है। और जो बॉर्डर डिस्प्यूट था कच्छ में, वो कच्छ जो कि बड़ौदा के पास हुआ करता था, जिसको मराठाओं को हराकर 1818 में पूरी तरीके से ले लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो डिस्प्यूट थे, कच्छ वाले डिस्प्यूट,
ये सॉल्व कर लिए जाते हैं दोनों के आपस में। अभी भी हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट रहता है, सर क्रीक वाला डिस्प्यूट कभी-कभी आता है न्यूज़ में, वो कच्छ वाला रीजन का डिस्प्यूट है। और फाइनली सिंध जो है वो एग्री हो जाता है अमेरिकन और फ्रेंच को दूर रखने के लिए। अमेरिकन भी यहाँ पे सोच रहे थे कि हम आके ट्रेड करेंगे, तो अमेरिकन को और फ्रेंच को दूर रखने के लिए सिंध हो जाता है एग्री, बोलते हैं कि ठीक है ये लोग दूर रहेंगे, और हमारे बीच एक ट्रीटी साइन हो जाती है। तो ये दोनों की ट्रीटी साइन हो जाती है। 1832 में एक फिर से एक संधि होती है जिसमें कि ब्रिटिश मर्चेंट जो है ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप सिंध में व्यापार कर सकते हो, पूरे में ट्रैवल कर सकते हो, फ्री ट्रैवल होता है इनका। लेकिन आपको एक पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट के साथ आप पूरे सिंध में व्यापार कर सकते हो। और ये लेकिन यहाँ पे सेटल होने के लिए अलाउड नहीं होते, केवल व्यापार कर सकते हैं, सेटल नहीं हो सकते। और जो इंडस रिवर है उसको यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन वहां पे आप नॉर्मल जहाज ला सकते हो। मिलिट्री वॉरशिप टाइप के कोई लड़ने वाले जहाज जो हैं, वॉरशिप हैं, वो आप नहीं ला सकते, वो प्रोहिबिटेड होते हैं। और टैरिफ लगेगा, आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा आमिर्स के द्वारा, लेकिन मिलिट्री टोल्स कुछ नहीं देना पड़ेगा, नॉर्मल सा टैक्स देना पड़ेगा। और अमीर जो हैं ये सिंध के, और राजा जो जोधपुर के राजा हैं, ये दोनों मिलकर एक ऑपरेशन करेंगे रॉबर्स के अगेंस्ट, जो कि कच्छ में लुटेरे हैं, डकैत हैं, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन करते हैं 1836। तो ये तो सब सही चल रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो 1836 में ऑकलैंड जो होता है, लॉर्ड ऑकलैंड, वो बनता है गवर्नर जनरल। इसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जो रशियन एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है सेंट्रल एशिया की तरफ, ये अलायंस बना ले सिंध और अफगानिस्तान के साथ और हमें अटैक कर दे, ऐसा इसको लगता है ऑकलैंड को। और सिंध इधर उसे क्या बोलते हैं, जो पंजाब वाला पोर्शन होता है, पंजाब में जो पावर होती है वो सिंध के कई सारे पोर्शंस पे कब्जा कर लेती है। तो सिंध को लगता है कि यार ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको ट्रूप्स भेजती है हेल्प करने के लिए, बोलती है कि ठीक है हम अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं, लेकिन उसका आप खर्चा वर्चा दे देना, आप अपने खर्चे पे हम अपना खर्चा दे दो उसको, हम आपके वो मदद करने के लिए अपनी मिलिट्री भेज देते हैं। तो इस तरीके से एक आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश मिलिट्री की एंट्री होती है सिंध के अंदर। तो फाइनली होता क्या है, 1838 में एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी होती है तीन लोगों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी, सिख और सिंध के जो अमीर होते हैं इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, जिसमें मीडिएट करने का, बिचौलिया बनने का काम करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। सिख और सिंध के बीच में जो भी लफड़े होते हैं उनको सुलझाने का काम किया जाता है। ब्रिटिश रेजिडेंट को अब पूरी परमिशन होती है कि वो पूरे सिंध में कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, पहले इसको परमिशन नहीं थी। और जो सिंध होते हैं एक तरीके से ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन जाते हैं, अब उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। और इसी बीच क्या होता है, शाह सूजा जो उस टाइम पे दुर्रानी किंग था, जो कि एग्जाइल में था, काबुल छोड़कर आता है, सिखों यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगता है। तो बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रखवा दिया जाता है। लेकिन उसके बदले में जो उससे क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, वो कहते हैं जो तुम्हारी सॉवरेनिटी है सिंध के ऊपर, ट्राइब्यूट कलेक्शन की, जो तुम टैक्स वैक्स कलेक्ट करते हो, ये आमिर से अब नहीं लोगे, आमिर को अब तुम फ्री करो, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। राजा मान जाता है, शाह शुजा को वैसे ही मदद की जरूरत होती है उस टाइम पे, मान जाता है। 1839 में क्या होता है, सिंध जो है सब्सिडरी अलायंस भी साइन कर लेता है, और उससे बोला जाता है कि आप हमें सपोर्ट करोगे अगर हमारी अफगानिस्तान से वॉर होती है, अफगान वॉर कोई होता है तो उसमें सिंध सपोर्ट करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसके बदले में 3 लाख रुपए पे भी करता है कि एक साल का जो है ब्रिटिश ट्रूप जो वहाँ पे अंग्रेजों की जो सेना थी, उस सेना को 3 लाख रुपए सालाना आप पे करोगे मेंटेन रखने के लिए, सेना उसे क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है सिंध की, वो भी अपने हाथ में ले लेती है। तो होता क्या है, 1839 में फर्स्ट एंग्लो मराठा अफगान वॉर हो जाता है। एंग्लो अफगान वॉर में होता क्या है, जो जो सिंध होते हैं, सिंध के जो आमिर्स की जो सेना होती है, बेसिकली यही भेजी जाती है लड़ने के लिए, लेकिन ये हार जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती है। लेकिन इससे होता क्या है, पूरी जिम्मेदारी लगा दी जाती है इस पे आमिर्स की। आमिर्स को बोलते हैं ब्रिटिशर्स की तुम उनके साथ ज़्यादा लॉयल थे, तुमने ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए हम हार गए। तो इसके चलते इन पे बहुत सारे और शिकंजा कसने की तैयारियां कर दी जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फाइनली इनसे बहुत सारा एरिया छीन लिया जाता है, बोला जाता है कि अब तुम जो हमारा खर्च हुआ है, फ्यूल खर्च हुआ है, पूरा तुम ही दोगे, और अपने नाम के जो सिक्के तुम्हारे चलते हैं वो भी अब तुम नहीं चला पाओगे। तो 1842 के आते आते आप कह सकते हैं 1842 तक पूरी तरीके से उसे क्या बोलते हैं, इनका राज हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और थोड़ा बहुत जो बचता है वो 1843 तक इनमें सक्सेशन चलने लगता है, जो आपस में अमीर्स होते हैं इनके बीच में सक्सेशन चलने लगता है, हम आगे हैं हम आगे। तो 1843 में इनको आपस में भिड़ाकर और एक तरीके से आमिर को एग्जाइल कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, बोला जाता है फिर से जाओ तुम बलूचिस्तान, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से पूरे कब्जे में
ले लेती है 1843 तक पूरे सिंध प्रोविंस को। तो ये जो पिंक कलर में आप देख पा रहे हैं, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल्ड सिंध पूरी तरीके से कब्जे में आ चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये जो येलो वाला एरिया है, यहाँ पे कोई ना कोई राजा है, वो उसने सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा है और इनडायरेक्ट वहाँ पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत चल रही है। लेकिन सिंध वाले एरिया में पूरी तरीके से जो सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुकी है, क्योंकि ये आमिर जो है वहाँ से भगा दिए गए हैं। अब आते हैं, कुछ भी हम डिस्कस करें एंग्लो सिख वॉर डिस्कस करें उससे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें मिस्र के बारे में जानना। मिस्र क्या एक तरीके से कॉन्फेडरेसी टाइप की थी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज थे वहाँ पे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोकल लीडर का वहाँ पे रूल हुआ करता था। तो गुरु गोविंद सिंह जी की मौत होती है 1708 में। उसके बाद बंदा बहादुर साहब जो थे उनके हाथ में सब कुछ आता है। ये इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी 1716 तक, लेकिन उसके बाद मुगल इनको कब्जे में ले लेते हैं। 1713 से 1799 तक बहुत सारी मिसल बनाई जाती हैं, उसमें से 12 मुख्य मिसल होती हैं जो कि अलग अलग एरिया में पंजाब के, जो ये पंजाब केवल हिंदुस्तान वाला पंजाब नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों वाला पंजाब में 12 मिसल होती हैं जो कि एक कॉन्फेडरेसी के तरीके से काम करती हैं अपने लोकल एरिया पे। 1760 के बाद ये मिसल और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि जो पानीपत का थर्ड वॉर होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसके बाद अब्दाली जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाता है। और क्योंकि लड़ाई तो वो जीत गया था लेकिन बहुत हद तक कमज़ोर पड़ गया था, और उसका बेटा आगे ध्यान में नहीं दे पाता इतना पंजाब पे। तो इस वजह से ये जो मिसल हैं बहुत पावरफुल हो जाती हैं। 1799 में एक महान व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। शुक्र चक्रिया मिसल थी, ये उसमें जन्म लेते हैं रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह क्या करते हैं, सारी मिसल को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। 1799 में जितनी भी मिसल होती है उनको यूनाइट करने की कोशिश करते हैं और एक एम्पायर बनाते हैं, एक सिंगल एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं। इससे जन्म होता है सिख अंपायर का। 1799 से लेकर 1849 तक सिख अंपायर चलता है, उससे पहले मिस्र हुआ करती थी। ये महाराजा रंजीत सिंह जी की फोटो है जो आप देख सकते हैं। ये इनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर हुआ करती थी। 1823 में हमारा हिंदुस्तान कुछ इस तरीके से दिखता था। ये सिख अंपायर था, ये सरहिंद था, ये राजपूत था, ये सिंध था, ये महाराष्ट्र था, और ये निज़ाम थे, डोमिनियन स्टेट थी इधर, ये अवध था, ये नेपाल था। इस टाइप से हिंदुस्तान, अखंड भारत जो है इस टाइप से दिखा करता था इस टाइम पे। और ये नीचे आपका मैसूर वाला क्षेत्र था। तो होता क्या है, एक्चुअली अंग्रेजों को डर तो था, ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि कहीं रशिया और फ्रांस वाली जो ट्रीटी हुई थी, ये लोग मिलकर सिख अंपायर से मिलकर हम पे अटैक ना कर दें, सिख अंपायर कहीं उधर ना मिल जाए। तो इसलिए 1807 में लॉर्ड मिंटो जो है वो भेजता है चार्ल्स मेटकैफे को लाहौर और महाराजा रंजीत सिंह से नेगोशिएट करने के लिए कि हम बस ये चाहते हैं कि आप रशिया का साथ ना दें, और आप जब सिख और अफगान वॉर अगर होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो हम चुप रहेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफर करती है कि जो ईस्ट ईस्ट में आप नहीं बोलोगे, सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो होगी आपकी डिवाइडिंग होगी, सतलज नदी के ईस्ट में आपका कुछ नहीं होगा, और उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट में हम नहीं आएंगे। तो ये डिवाइडेशन बना दिया जाता है सतलज नदी को। 1809 में टीटी भी साइन कर दी जाती है, टीटी ऑफ अमृतसर 1 है, जिसके बीच दोनों भी मेटकैफे और महाराजा रंजीत सिंह के बीच टीटी साइन होती है। इसमें जो सिख अंपायर है उसकी बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है सतलज नदी से, कि सतलज नदी के जो ईस्ट वाला एरिया है वो जो है वो महाराजा रंजीत सिंह का नहीं है। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह दूसरी डायरेक्शन में तो मूव कर सकते थे, तो अपने एरिया को खूब एक्सपेंड करते हैं। दिसंबर 1809 में रंजीत सिंह जो होते हैं वो राजा संसर चंद ऑफ कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, उनको वहां जाते हैं और उनको गोरखा फोर्स जो है उसको हराते हैं और कांगड़ा को कब्जे में ले लेते हैं एक तरीके से। 1819 में रंजीत सिंह ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया था। 1809 के आते आते 1819 के आते आते अनेक्स कर लिया था इन्होंने कश्मीर को। 1809 में एक और चीज होती है, शाह शुजा जो दुरानी अंपायर का था, वो डिपोज फ्रॉम थ्रोन इन काबुल, वो काबुल में अपने उससे पद से हटा दिया जाता है और एग्जाइल में आ जाता है पंजाब में 1813 से 1814 तक यहाँ। तो इन्होंने दो बहुत बड़े काम करे, अफगानियों को भगा दिया कश्मीर से और कब्जे में ले लिया कश्मीर को, और दूसरा जो नेपाली आ गए थे, गोरखा फोर्स आ गई थी ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कि हिमाचल में पड़ता है, वहां पे जो राजा संसार चंद है इनकी हेल्प में गए और गोरखास को हरा के फेंक दिया बाहर। तो होता क्या है, ये जो भाग के आता है, ये शाह शुजा जो है दुर्रानी, ये वहां से भगा दिया जाता है। तो भाग के आता है, 1 साल तक यहाँ रहता है, 1813 से 14 तक यहाँ रहता है। लेकिन रंजीत सिंह इससे क्या कहते हैं, जो तुम्हारे पास कोहिनूर है, कोहिनूर डायमंड, जो कि आगे चल के फिर से रानी विक्टोरिया के पास चला गया था 1850 में, वो कहते हैं ये कोहिनूर जो है हमें चाहिए। तो कोहिनूर फिर से वापस आ गया पर्सिया से लौट के भारत।
1818 में इन्होंने मुल्तान और पेशावर वाला एरिया भी कैप्चर कर लिया था। और ये जो उसे क्या बोलते हैं, शाह शुजा था, इसको ज़्यादा यकीन नहीं था रणजीत सिंह पे, और इसे लगा कि यहाँ पे मेरी मदद नहीं हो रही, तो ये भाग गया ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में। अब पाश्तून वास्तून जो थे कश्मीर में, उनको भगा दिया जाता है 1820 के आते-आते, जो पूरी तरीके से पंजाब पे पूरी तरीके से पंजाब के आस-पास वाले एरिया पे कंट्रोल हो जाता है महाराजा रणजीत सिंह का। अब इसी बीच इन्होंने जो कश्मीर वाला एरिया कब्जाया था, वहाँ पे जो डोगरा डायनेस्टी है, डोगरा डायनेस्टी को दे दिया। एक तरीके से डोगरा जो थे उनको गवर्नर बना दिया, बोला कि तुम अब यहाँ पे बैठो। एक मिनिस्टर टाइप बना के उन्हें बिठा दिया गया, बोला अब तुम यहाँ बैठो, तुम देखोगे। और उसे क्या बोलते हैं, खुद ये लाहौर वापस आ जाते हैं। और इनके जीतने का रीजन ये था महाराजा रणजीत सिंह के, क्योंकि इनके पास बहुत सारे इनकी आर्मी बड़ी मॉडर्नाइज थी। यूरोपियन ऑफिसर भी ट्रेन करते थे इनकी आर्मी को। इनके यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो नेपोलियन की आर्मी में भी काम कर चुके थे, और इनके पास बहुत अच्छी इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी थी। तो इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज थी, और ये हर रिलीजियस कम्युनिटी के थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के लोग इनकी आर्मी में थे। ये धर्म वर्म नहीं देखते थे, ज़्यादातर ये देखते थे कौन ज़्यादा काबिल है, सिख मुस्लिम हिंदू, हर कोई इनकी आर्मी में हुआ करता था। इस वजह से इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा ग्रो करी, और आगे चल के बहुत पूरे तरीके से इन्होंने हर एरिया पे कब्जा कर लिया था। तो आप ये देखिए, ये कि इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे पूरे पे कब्जा सिख अंपायर का है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत सारी है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको साथ लेने की कला जो है महाराजा रंजीत सिंह में है। और महाराजा रंजीत सिंह के पास वो टैलेंट है, जिसकी वजह से ये इन्होंने सबको कंट्रोल में रख रखा है। हालांकि इसके बाद वाले जो राजा आए उनमें ये कला नहीं थी, इसलिए आगे चल के एम्पायर तितर बितर हो गया। 1823 के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल कर लिया था। पूरे ही इंडिया पे कंट्रोल था इनका, मराठा मैसूर को हराकर। एंग्लो मैसूर वॉर में पढ़ा चुका हूँ, एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा चुका हूँ। तो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था। बस इनको खतरा था इधर पंजाब से और उधर सिंध से। तो सिंध तो इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से कर लिया, मैंने आपको बताया। 1831 में महाराजा रणजीत सिंह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल से मिलते हैं, कहते हैं भैया जो ये सिंध में तुम कर रहे हो ये चीज़ ठीक नहीं है, अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा रहे हो, इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वो नेगोशिएट करना शुरू कर देती है अफगान के साथ, और सोचती है कि वहां पे जो शाह शुजा आया हुआ था उसको फिर से गद्दी पे बिठाते हैं वहां पे। फिर महाराजा रंजीत सिंह जो है वो भी एक तरीके से एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, इसको गद्दी पे बिठाते हैं। वहां पे गद्दी पे बिठाने का मतलब सिर्फ यही था कि काबुल पे कंट्रोल पाना, ना कि उसको फिर से राजा बनवाना चाहते। 1839 में सिख जो है इन्वेड कर देते हैं काबुल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलायंस करके। और फाइनली 1839 में जून में ही महाराजा रंजीत सिंह की मौत भी हो जाती है। महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उनके बेटे फिर 1839 में बैठते हैं, सन खड़क सिंह, लेकिन वो भी अचानक आकस्मिक उनकी मौत हो जाती है। खड़क सिंह का बेटा होता है नौनिहाल सिंह, वो भी एक एक्सीडेंट में मर जाता है। फिर उसका एक और बेटा होता है, उनका भी नाम होता है रंजीत सिंह, वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे इस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह का सिलसिला खत्म होता है। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने मिस्र को यूनाइट किया, और पूरी तरीके से सिख अंपायर उस समय अपने पूरे चरम पे था, सारी ताकत झोंक दी उन्होंने, और एक बहुत शक्तिशाली अंपायर तैयार किया था उन्होंने, जो कि आगे चल के सिख अंपायर कहलाया, जिसकी राजधानी लाहौर। फिर शेर सिंह क्राउन बनते हैं, राजा बनते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप्स हैं वो पूरे पंजाब में घूम रहे होते हैं, एंग्लो अफगान वॉर हो जाता है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो फैमिली है इनका ये काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुकी होती है। 1843 में क्या होता है, शेर सिंह का मर्डर हो जाता है। फिर इनका एक छोटा सा बेटा होता है रंजीत सिंह, उसको राजा बनाया जाता है। फिर उसके बाद दिलीप सिंह को राजा बनाया जाता है। फिर ये महाराजा बनता है, और फिर बाद में रानी जिंदल संभालती हैं। रानी जिंदल थोड़ा बहुत संभालती हैं, और 1845 में रानी जिंदल के जो लवर होते हैं लाल सिंह, वो वजीर बन जाते हैं और कंट्रोल करते हैं आर्मी को, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इधर बड़े बवाल चल रहे होते हैं, कोई दलीप सिंह को सपोर्ट कर रहा है, कोई रंजीत सिंह, कोई ये जो छोटा सा बच्चा रंजीत सिंह का है दलीप सिंह, इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई शेर सिंह जो है उनके फेवर में है। तो इधर ये सब जब बवाल चल रहा होता है तो बड़ी इनस्टेबिलिटी आ जाती है अंपायर के अंदर ही। और जो रानी जिंदल है इनके लवर होते हैं लाल सिंह, ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल में ले लेते हैं, वजीर होते हैं उस टाइम पे। तो ये तो चाहते ही थे कि अंग्रेज तो चाहते थे कमजोर पड़े और हम मौके पे चौका मारे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है सिख अंपायर अंदर अंदर से वीक हो रहा है, और पूरी तरीके से एनार्की है इनके बीच में फैली हुई। तो क्या कर और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध और ग्वालियर को जैसे जैसे उसे क्या बोलते हैं अपने कब्जे में लिया था, तो उनके अंदर भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो ऐसे करके हम पे भी कब्जा कर लें। तो सिख आर्मी जो होती है वो सतलज नदी को क्रॉस कर देती है। जैसे सतलज नदी को क्रॉस करती है
तो इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनको बहाना मिल जाता है कि ठीक है अब तो हम लड़ाई कर सकते हैं, तो 4 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं बीच में। और कहते हैं कि लाल सिंह जो था, जो कि लवर था रानी का, तो वो क्या करता है, धोखा दे देता है और सोचता है कि हम जीते, मुझे बना दिया जाएगा राजा। तो वो जब धोखा दे देता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से हार जाती है, और 1846 में लाहौर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाता है। कोई लड़ाई भी नहीं होती, ऐसे मार्च करती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी वहां तक पहुंच जाती है। 1846 में लाहौर में एक ट्रीटी होती है जिसमें एक रेजिडेंट बिठा दिया जाता है लाहौर की कोर्ट में, और जो जालंधर दोआब होता है बियास और सतलज नदी के बीच का जो एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक्स कर लिया जाता है, और वॉर इंडेमनिटी मांगी जाती है 1 करोड़ रुपए की। और सिख आर्मी का जो साइज है उसको घटाने के लिए बोला जाता है, ये दूसरी टीटी साइन होती है, टीटी ऑफ अमृतसर। पहली टीटी में क्या हुआ था, सतलज नदी जो है, सतलुज के आप ईस्ट में नहीं आ सकते। और दूसरी टीटी जो अमृतसर की थी उसमें क्या होता है, सिख आर्मी जो है उसका साइज कर्टेल कर दिया जाता है। 6 वे अनेबल टू पे फॉर फुल वॉर इंडेमनिटी, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो पैसा पे करें। फाइनली वो क्या करते हैं, कश्मीर गिवन टू डोगरा राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू फॉर 75 लाख फी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डोगरा राजा थे, उनसे लेकर 75 लाख रुपए फी पे दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब नंबर आता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब इसका रीजन मेनली ये था क्योंकि सिख एम्पायर बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट हो चुका होता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से। तो मुलराज जो गवर्नर होते हैं मुल्तान के, वो क्या करते हैं, मर्डर कर देते हैं 2 ईस्ट इंडिया कंपनी का के ऑफिसर्स का। इसी से डिस्प्यूट चालू होता है, एक अपराइजिंग आती है मुल्तान में, जिससे 3 छोटी छोटी बैटल्स होती हैं, एक रामनगर की लड़ाई, एक छिलियनवाला की लड़ाई, एक गुजरात की लड़ाई। गुजरात एक छोटा सा टाउन है झीलम नदी के किनारे, अभी पाकिस्तान में आता है, ये गुजरात शहर की बात नहीं है। और सिख अंपायर फोर्स टू सरेंडर इन रावलपिंडी, इनको एक तरीके से रावलपिंडी में सरेंडर कर दिया जाता है। और 1849 में पंजाब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक्स कर लिया जाता है। 3 बोर्ड मेंबर गिवन टू पंजाब। कोहिनूर वॉज ऑक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने फिर से वो जो हमारा कोहिनूर आया था, वो ब्रिटिश फिर से एक्वायर कर लेते हैं कोहिनूर। 1853 में क्या होता है, बोर्ड डिसमिस कर दिया जाता है, पंजाब मेड अ चीफ कमिश्नर्स टेरिटरी। और 10 द ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेटेड इटसेल्फ इन द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर एक तरीके से कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। पूरे सब कॉन्टिनेंट पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा पा लिया है। इसकी शुरुआत बक्सर प्लासी से होती है, फिर बक्सर का वॉर, फिर एंग्लो मैसूर वॉर, फिर एंग्लो मराठा वॉर, फिर एनेक्सेशन ऑफ सिंध, फिर एनेक्सेशन ऑफ फाइनली एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1849। अब कंपनी का एक तरीके से पूरा शासन है। और फिर 1857 में क्रांति होगी, उसके बाद पूरी तरीके से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।